हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में ही सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर 1 है उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स हैं और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर आपको दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस और दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, इसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कहते हैं। यूपी SSSC का पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के सीडीपी के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। 20 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें सीडीपी के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से सीडीपी में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और ये पेपर नंबर 11 है। इससे पहले 10 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर करवाऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप आसानी से पहली बार में ही सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। इससे ये फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, क्वेश्चन के ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हो, तो भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स को पहचान कर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। इस वीडियो में जो 30 क्वेश्चंस लिए गए हैं ये सभी 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन रेस्पॉन्स शीट से लिए गए हैं और इनके जो आंसर हैं वो रिवाइज्ड आंसर की से मैच किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? तो देखिए, जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत होता है, इसमें जो बालक का विकास होता है वह सिर से पैर की तरफ चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। शीर्षगामी विकास के सिद्धांत में बालक का विकास सिर से पैर की तरफ चलता है। अब देखिए, इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ये दे रखा है शीर्षगामी सिद्धांत। तो शीर्ष का अर्थ क्या होता है? शीर्ष का अर्थ होता है सबसे ऊपर। तो हमारे शरीर में सबसे ऊपर क्या होता है? सिर। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि सिर से पैर की तरफ। शीर्षगामी सिद्धांत में दे रखा है शीर्ष, और शीर्ष का अर्थ होता है सबसे ऊपर, और सबसे ऊपर है हमारा सिर। तो जब हमारा विकास सिर से पैर की तरफ चलता है तो इसे शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, जो कौशल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थूल गतिक कौशल और एक होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। तो जो स्थूल गतिक कौशल होता है, इसमें ऐसे कार्य किए जाते हैं जिन्हें करने में हमें मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। यानी कि ऐसे कार्य जिनको करने में हमारी मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव पड़े उन्हें हम स्थूल गतिक कौशल कहते हैं, और ऐसे कार्य जिन्हें करने के लिए हमें मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग ना करना पड़े उन्हें हम सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि स्थूल गतिक कौशल में भारी भरकम कार्य आते हैं, जबकि सूक्ष्म गतिक कौशल में हल्के कार्य आते हैं। देखिए, फुटबॉल को धकेलना, तो जब हम फुटबॉल को धक्का देंगे लात से तो इसमें हमें मांसपेशियों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखिए, सुई में धागा पिरोना, तो जब हम सुई में धागा पिरोएंगे तो इसमें मांसपेशियों का कोई भी ज़्यादा भारी भरकम प्रयोग नहीं होगा, इसमें मांसपेशियों पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, तो पेंसिल पकड़ना भी बहुत ही हल्का कार्य है, तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4, धागे में मोती पिरोना, तो धागे में जब हम मोती पिरोएंगे तो ये भी हल्का कार्य है, तो ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा था स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए,
विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। जो विद्यालय होता है वो बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर, धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? देखिए, जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं वो समाजीकरण की प्राथमिक कारक नहीं होती, बल्कि समाजीकरण की द्वितीयक कारक होती हैं, द्वितीयक संस्थाएं होती हैं, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि परिवार, पास पड़ोस या फिर आस पड़ोस, ये तीनों ही जो शब्द होते हैं ये समाजीकरण के प्राथमिक संस्थाएं या फिर प्राथमिक कारक होते हैं। और इन तीनों के अलावा जितने भी शब्द हैं, धर्म, धार्मिक संस्थाएं, विद्यालय, शिक्षक, पाठ्य पुस्तकें, मैगजीन, है ना, अखबार, तो ये सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक या फिर द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, बच्चे तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं और जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो गुण होते हैं बच्चे में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। अगर औपचारिक संक्रियात्मक के स्थान पर ऑप्शंस में अमूर्त संक्रियात्मक लिखा हुआ आ जाए तो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, इन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और इसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि कभी घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसे करके आपको ऑप्शन से दे रखे होंगे, तो उनमें से आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। और देखिए, कभी कभी इनकी समय अवधि पूछ ली जाती है कि किस अवस्था की समय अवधि क्या होती है। तो संवेदीगामक अवस्था की समय अवधि होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 वर्ष, और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो ये जो समय अवधि है ये भी आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं, स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए दोस्तों, जब भी वर्तमान स्कीमा में संशोधन किया जाए या बदलाव किया जाए या परिवर्तन किया जाए या फिर रूपांतरण किया जाए, संशोधन, बदलाव, रूपांतरण, इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो देखिए, यहाँ दे रखा है संशोधन। तो जब भी स्कीमा में संशोधन किया जाए तो इसे हम समावेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है समावेशन, तो समावेशन के एंड में सॉरी दोस्तों, ये गलत हो गया है। ठीक है, गलत है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 समायोजन। ठीक है, जब भी स्कीमा में परिवर्तन किया जाए तो उसका आंसर होगा समायोजन। अब देखिए, इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, समायोजन में एंड में क्या दे रखा है? जन। समायोजन के लास्ट में क्या दे रखा है? जन दे रखा है। तो जन का अर्थ होता है इंसान, यानी कि मनुष्य। तो मनुष्यों के अंदर बदलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, मनुष्यों के अंदर, इंसानों के अंदर बदलने की प्रवृत्ति होती है। ये समय के साथ क्या करते हैं? बदल जाते हैं। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में बदलने की बात बोली जाए, संशोधन, परिवर्तन, रूपांतरण करने की बात बोली जाए, तो हमें याद रखेंगे कि बदलाव यानी कि बदलने की प्रवृत्ति किस में होती है? इंसानों में। तो इंसान का मतलब हो गया जन, तो यानी कि समायोजन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 3 है उसे भी हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है समावेशन। तो देखिए, समावेशन का क्या अर्थ होता है? जब भी स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ा जाए या फिर नए ज्ञान को सम्मिलित किया जाए तो उसे हम समावेशन करना कहते हैं। तो आपको समायोजन और समावेशन में कन्फ्यूज नहीं होना है, सारी चीज़ें मैंने एकदम डिटेल में समझा दी हैं।
जब भी स्कीमा में परिवर्तन किया जाता है तो उसे हम समायोजन कहते हैं, और जब भी स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ा या सम्मिलित किया जाता है तो उसे हम समावेशन करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेव वाइगोस्की ने नहीं की है? तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, इस ऑप्शन को अभी छोड़ देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में समीपस्थ विकास के क्षेत्र के बारे में बताया है। और देखिए दोस्तों, समीपस्थ विकास के क्षेत्र का अर्थ क्या होता है ये भी जान लेते हैं। जब बच्चा अपने आप से कोई कार्य करता है और जब बच्चा किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से कोई कार्य करता है, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, जो क्षेत्र होता है, उसी को हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3, निजी वाक। देखिए निजी वाक क्या होता है? जब भी बच्चा कोई भी कार्य करते समय या खेलते समय अपने आप से बात कर रहा होता है तो उसे हम निजी वाक कहते हैं। और कभी कभी निजी वाक के स्थान पर व्यक्तिगत वाक या फिर व्यक्तिगत वाचन या फिर निजी वाचन भी लिखा हुआ जाता है। तो इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसके बारे में भी लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। ऑप्शन नंबर 4 है पाढ़। तो पाढ़ का अर्थ होता है जब भी किसी वयस्क व्यक्ति के द्वारा या शिक्षक के द्वारा बालक की सहायता की जाती है तो इसे हम पाढ़ प्रदान करना कहते हैं। तो पाढ़ प्रदान करने के बारे में भी लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में बताया है। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बच्चे को पाढ़ प्रदान करने का क्या तरीका होता है, तो इसका आंसर होता है इशारे व संकेतों के द्वारा। शिक्षक के द्वारा इशारे व संकेतों के द्वारा बालक को पाढ़ प्रदान की जाती है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित है, और बचा ऑप्शन नंबर 1 तो यही लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो दूसरा, तीसरा और चौथे जो वाक्य थे वो सही थे, लेकिन पहला वाला वाक्य गलत है, और यही बाकी के 3 से अलग है, तो पहला वाला वाक्य हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक संपर्कता। ठीक है, लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में भाषा, समाज, संस्कृति, ठीक है, इन सभी के बारे में जोर दिया है। तो सामाजिक संपर्कता का अर्थ है कि हमें समाज के साथ संपर्क बनाकर रहना चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 स्कीमा, तो स्कीमा जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, और तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले आता है पूर्व पारंपरिक, उसके बाद आता है पारंपरिक और उसके बाद आता है उत्तर पारंपरिक। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था, और लॉरेंस कोलबर्ग ने इसके 3 चरण बताए थे, जिनमें से पहला चरण है पूर्व पारंपरिक चरण, दूसरा चरण है पारंपरिक चरण और तीसरा चरण है उत्तर पारंपरिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होने या होनी चाहिए। तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा में क्या है जो कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षा में जो विद्यार्थी है वह शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। बाकी परीक्षाएं गलत है, अध्यापक गलत है, माता पिता भी गलत है, विद्यार्थी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषाई बुद्धि। ठीक है, देखिए यहाँ दे रखा है लेखक और यहाँ दे रखा है अच्छा कवि। तो ये कवि क्या करता है? कवि को पढ़ना भी आना चाहिए और बोलना भी आना चाहिए। तो पढ़ना और बोलना उसे तभी आएगा जब उसको भाषा का ज्ञान होगा। ऐसे ही लेखक है, लेखक भी लेख तब लिख पाएगा जब उसे भाषा का ज्ञान होगा। तो इसलिए भाषाई जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इन सभी में भाषाई योग्यता होनी चाहिए, भाषाई बुद्धि होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को दबाना है और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए। एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। बालकों को अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रोत्साहित करना एक अच्छी बात है, मौखिकीकरण करना एक अच्छी बात है, विचार पॉजिटिव वर्ड है, तो इसलिए ये वाला वाक्य सही हो गया। कारण आर, ठीक है, यहाँ दे रखा है कारण आर। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है। तो ये वाला वाक्य गलत है। भाषा और सोच का विकास या फिर भाषा और विचारों का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं होता, एक दूसरे से अलग रूप में नहीं होता, बल्कि भाषा और विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका विकास एक साथ होता है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी कक्षा में जब कोई भी लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? तो उनका यह कथन दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी लड़का और लड़की में किसी भी तरह का अंतर बताया जाए, जैसे कि लड़कों को खेलने के लिए कार दी जाए और लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाए, लड़कों से बाहर के कार्य करने के लिए बोले जाएं घर से और लड़कियों से घर के अंदर के कार्य करने के लिए बोले जाएं, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लड़की और लड़की में एक तरह से भेदभाव करती हैं। और जब भी लड़की और लड़की में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाए तो उसे हम लैंगिक रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक है, और कभी कभी लैंगिक रूढ़िवादिता के स्थान पर लैंगिक पूर्वाग्रह आ जाता है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर पक्षपात, लैंगिक पक्षपात, ये सभी शब्द लिखे हुए आ जाते हैं। तो ये सभी शब्दों में से जो भी ऑप्शन में दिया हुआ हो वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? यानी कि हमें बच्चों में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं उन्हें हमको किस नज़रिए से देखना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें व्यक्तिगत भिन्नताओं को बाधा के रूप में नहीं देखना। बाधा एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में। तो असामान्य व्यवहार एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। तो अभिसारी चिंतन, ये जो शब्द लिखा हुआ ना अभिसारी, तो अभिसारी एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है। अगर यहाँ पर अपसारी लिखा हुआ होता, अपसारी लिखा हुआ होता तो वो पॉजिटिव वर्ड होता, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अभिसारी, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो देखिए, पहला, तीसरा और चौथे जो वाक्य हैं वो गलत हैं, लेकिन दूसरा वाक्य सही है और ये बाकी के ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है ना? हमें ऐसे कथन का पता लगाना है जो कि सही नहीं है। सही नहीं होगा तो कैसा होगा? गलत होगा, तो हमें गलत कथन का पता लगाना है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए। व्यापक का मतलब है बहुत सारे बच्चों से संबंधित होना चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, व्यापक एक पॉजिटिव वर्ड है। मूल्यांकन सतत होना चाहिए, तो सतत भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी सही है। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ दे रखा है मानकीकृत और परीक्षण, तो मानकीकृत और परीक्षण दोनों ही नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। तो देखिए, विद्यार्थियों द्वारा जो स्वमूल्यांकन है वह अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। स्वमूल्यांकन एक पॉजिटिव वर्ड
होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 बाकी के ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। तो आपका नाम क्या है, तो देखिए आपका नाम क्या है, इसका उत्तर बालक एक शब्द में दे देगा। और ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है या फिर जिनका कोई एक निश्चित फिक्स आंसर होता है, वे ऑप्शन गलत होते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं। तो जब हम बच्चे से इस वाले प्रश्न को पूछेंगे तो बच्चा सोच विचार करेगा, प्रदूषण को कम करने के अलग अलग तरीकों के बारे में सोचेगा। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। आप कहाँ रहते हैं, तो इसका उत्तर भी एक शब्द में दिया जा सकता है, ये भी गलत है। भारत को आज़ादी कब मिली, 1947 में, ये भी गलत है क्योंकि इसका आंसर भी एक शब्द में दिया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न जिनके एक से ज़्यादा आंसर हों और जिनका उत्तर देने के लिए बालक को सोच विचार करना पड़े, वही हमारे सही आंसर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अर्थहीन एक नेगेटिव वर्ड है, हमें बालक को अर्थहीन नहीं मानना चाहिए। उसे मान देना चाहिए, यानी कि उसे सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, तो मान देना एक पॉजिटिव वर्ड है, शामिल करना पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 3, उसे नकार देना चाहिए, तो नकार देना एक गलत बात है, नेगेटिव वर्ड है। और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, यानी कि शामिल नहीं करना चाहिए, तो ये वाला वाक्य भी गलत है। उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझना चाहिए, तो क्या हमें बच्चे को कमतर समझना चाहिए, कमजोर समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये वाला वाक्य भी गलत है। कमतर एक नेगेटिव वर्ड है। तो देखिए पहला, तीसरा और चौथे जो वाक्य हैं वो गलत है, लेकिन दूसरा वाला वाक्य सही है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हालांकि स्वलीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का सामर्थ्य होता है। तो देखिए दोस्तों, जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है वे बच्चे किसी से ज़्यादा बोलते नहीं हैं, किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और ये संप्रेषण के मामले में भी कमज़ोर होते हैं, यानी कि इनकी संप्रेषण क्षमता बिल्कुल ही बेकार यानी कि कमज़ोर होती है। ठीक है। और स्वलीन, देखिए स्वलीनता, तो स्वलीन यानी कि जब बच्चा अपने आप में ही लीन रहे तो उसे हम स्वलीनता कहते हैं। बच्चा क्लास में किसी से ज़्यादा बात ना करे, कि ठीक है, अपने आप में ही मगन रहे, चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दे, तो ये सभी स्वलीनता विकार की पहचान है। लेकिन जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है उनके अंदर चीज़ों को या जानकारी को बारीकी से समझने की क्षमता होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों में स्वलीनता विकार पाया जाता है वे बच्चे सामान्यतः बारीक जानकारी पर ध्यान देने के योग्य होते हैं। ठीक है, बारीक जानकारी को वे आसानी से समझ सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पठन वैकल्य एक डैश है, तो पठन वैकल्य क्या है, वो एक अधिगम से संबंधित विकार है, तो विशिष्ट अधिगम कठिनाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पठन वैकल्य का अर्थ होता है जब भी बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है तो इसे हम हिंदी में पठन वैकल्य कह देते हैं और इंग्लिश में हम इसको डिसलेक्सिया कह देते हैं। पढ़ने से संबंधित कठिनाई इंग्लिश में डिसलेक्सिया कहलाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विशिष्ट अधिगम कठिनाई। पठन वैकल्य क्या है, अधिगम से संबंधित एक कठिनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। तो स्पर्शनीय चित्र, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में कठिनाई होती है, अगर हम उनके लिए छूने की सामग्री का व्यवस्था करें तो ये उनके लिए लाभदायक होती है। स्पर्श करने वाली सामग्री दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लाभदायी होती है। हस्तलिखित नोट्स, तो ये वाला वाक्य गलत है। अगर हम बच्चों को, हस्तलिखित का अर्थ है हाथ से लिखे हुए, अगर हम बच्चों को हाथ से लिखे हुए नोट्स दे देंगे तो भी वे बच्चे के किसी भी काम के नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चे को देखने में कठिनाई होती है और बच्चा उन हस्तलिखित नोट्स को पढ़ नहीं पाएगा।
ऑडियो टेप का व्याख्यान, तो ये वाला वाक्य सही है। अगर हम ऑडियो टेप सुनाएंगे तो उसे सुनकर बच्चे चीज़ों को सीख सकते हैं। ब्रेल उभारशील किताब है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। जो ब्रेल लिपि है वो मुख्य रूप से दृष्टिबाधित छात्रों के लिए बनाई गई है। और दोस्तों जो ब्रेल लिपि होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है। तो ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें 6 बिंदुओं को अधिकतम उभार करके सामग्री बनाई जाती है, जिसे छू करके बच्चे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें देखने में कठिनाई होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 बाकी के 3 से अलग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? तो ये बच्चे आवेगशीलता को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिन बच्चों में अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार पाया जाता है, ये बच्चे चीज़ों को अधिक समय तक याद नहीं रख पाते हैं, और ये बच्चे क्लास में अधिक समय तक एक ही जगह पर बैठ नहीं पाते हैं, और ये चीज़ों पर ज़्यादा समय तक ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं। और ये बच्चे आवेगशीलता दर्शाते हैं, यानी कि इनके अंदर आवेग बहुत होता है। ये क्लास में एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, ठीक है, यानी कि हलचल करते रहते हैं। तो ये बच्चे आवेगशीलता दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी को दबाना है, और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर देखिए सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, सृजन करना यानी कि निर्माण करना, सृजन करना ये भी पॉजिटिव वर्ड है, अवसर प्रदान करना ये भी पॉजिटिव वर्ड है। यानी कि अर्थपूर्ण अधिगम के लिए हमें बच्चों के सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। कारण आर, अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है, तो ये वाला वाक्य गलत है। जो अधिगम होता है वह ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया नहीं होता, बल्कि सक्रिय प्रक्रिया होता है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो बहुत अमूर्त और जटिल, तो अमूर्त एक नेगेटिव वर्ड है और जटिल भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। विषय वस्तु अमूर्त और जटिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मूर्त और सरल होनी चाहिए। असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ दे रखा है असंबंधित खंडों में प्रस्तुत करना तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है? असंबंधित। असंबंधित का मतलब है वो बच्चों से जुड़ी हुई नहीं है, तो बच्चों से जुड़ी हुई नहीं है तो वो किसी भी कार्य की नहीं होगी। तो यहाँ दे रखा है असंबंधित, इसीलिए ये वाला वाक्य गलत है। अगर यहाँ दिया रहता संबंधित तो ये वाला वाक्य सही हो जाता। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो विषय वस्तु होती है वह विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, अति आसान और अत्यधिक सरल, तो देखिए अति और अत्यधिक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? तो जब भी बच्चा अपनी खुद के बारे में सोच विचार करे तो इसे हम अधिसंज्ञान या फिर परासंज्ञान कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिया रखा है अभिसंज्ञान, तो ये अभिसंज्ञान में क्या है कि टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अभिसंज्ञान नहीं होता है बल्कि अधिसंज्ञान होता है, तो आंसर होगा अधिसंज्ञान। ठीक है, अगर अधिसंज्ञान के स्थान पर परासंज्ञान दिया हुआ हो तो वो भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अधिसंज्ञान और परासंज्ञान दोनों का अर्थ एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? यानी कि कौन सा ऑप्शन है जो कि अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? तो स्वपहल अन्वेषण, स्वपहल का मतलब बच्चा अपने आप से पहल करता है, अन्वेषण का अर्थ है खोज, तो अन्वेषण करना खोज करना पॉजिटिव वर्ड होती हैं, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है।
चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, तो चर्चा करना पॉजिटिव वर्ड है, सक्रिय भी पॉजिटिव वर्ड है, और भागीदारी यानी कि पार्टिसिपेट करना भी पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। खोजी अधिगम, तो खोज करना अच्छी बात है, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य भी सही है। निष्क्रिय अनुसरण, तो निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है, और अनुसरण करना और अनुकरण करना भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत है। तो जो ऑप्शन बाकी के 3 से अलग होता है वही सही आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बाकी के 3 ऑप्शन से अलग है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमें किसे बढ़ावा देना चाहिए, प्रकार्यात्मक स्थिरता, तो स्थिर होना एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी एक नेगेटिव वर्ड है, ये वाला वाक्य भी गलत है। अगर यहाँ दे रखा होता अपसारी चिंतन, तो अपसारी एक पॉजिटिव वर्ड होता, लेकिन यहाँ दे रखा है अभिसारी, इसलिए ये नेगेटिव वर्ड है। अपसारी चिंतन, तो ये वाला वाक्य बिल्कुल सही है, क्योंकि अपसारी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, अच्छा शब्द होता है। आत्म केंद्रीयता, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, तो अनदेखा करना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत हो जाता है, क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत और त्रुटिपूर्ण होती हैं, तो ये वाला वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, तो किसी भी चीज़ को समझना अच्छी बात होती है, तो यहाँ तक ये वाक्य सही है, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, तो ये वाला वाक्य पूरी तरह से सही है। ठीक है, बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं उन्हें हमें समझना चाहिए, क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भाग होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें कठोरता से निपटना चाहिए, क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है, तो ये वाला वाक्य गलत है। क्यों गलत है, देखिए कठोरता एक नेगेटिव वर्ड है, क्या हमें कठोरता से निपटना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तर्कहीन, क्या वे बच्चों की जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं वो तर्कहीन होती हैं, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, तो नामीकरण एक नेगेटिव वर्ड होता है, और क्या हमको वैकल्पिक अवधारणाओं को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल नहीं, तो ये वाला वाक्य गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी बालकों को यह लगे कि वो चाहे कितनी भी मेहनत करें उसका कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा, या फिर बच्चे ये सोचने लगें कि वो चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी अच्छे से चीज़ों को सीख लें, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे, यानी कि जब भी बच्चे को अपने ऊपर विश्वास नहीं रहे, तो ऐसा तब होता है जब बच्चा अधिगम असहायता, अधिगम अशक्तता या फिर अधिगम असाध्यता का अनुभव करता है, या फिर कभी कभी ऑप्शन में अधिगम बेचारापन भी लिखा हुआ आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब भी बच्चे को अधिगम असहायता महसूस होती है तो बच्चा अपने आप से विश्वास खोने लगता है और बच्चे को लगता है कि यह कार्य उससे नहीं हो पाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, यहाँ दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, जब भी बच्चा अपने अंदर से ही किसी कार्य को करने का इच्छुक हो, अंदर से किसी कार्य को करने की उसकी इच्छा हो, उसकी रुचि हो, तो यह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चा है वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छा से चर्चा में भाग ले रहा है, ठीक है, इसलिए ये क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 2, नकद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो नकद इनाम, जो बच्चे को इनाम दी जाती है वो बाहरी रूप से दी जाती है, इसलिए यह बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो सहपाठियों को प्रभावित करना ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है, तो ये भी गलत है। दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना, तो दंड से बचना ये भी बाहरी अभिप्रेरणा है, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया था आंतरिक अभिप्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। तो एक अध्यापक या फिर अध्यापिका को अपने बच्चों में, अपने छात्रों में महारत हासिल करने की दिशा में बालकों को बढ़ावा देना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? तो अभिसंज्ञान, ये भी सही है, अभिसंज्ञान या अधिसंज्ञान सही है, चिंतन सही है, सृजनात्मकता ये भी सही है। ठीक है, चिंतन करना, सृजनात्मकता और अभिसंज्ञान ये तीनों ही अच्छे शब्द हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं। अधीनता उन्मुखी, तो किसी के अधीन हो जाना, जैसे कि अगर बालक शिक्षक के अधीन हो जाए तो ये गलत बात होती है। अधीनता एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य गलत है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से अलग होता है वही हमारा आंसर होता है। तो पहला दूसरा और तीसरे ऑप्शन सही थे, लेकिन जो चौथा वाक्य था वो गलत था, इसीलिए यही सभी से अलग है और यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों ये CDP के 30 क्वेश्चन थे जिन्हें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे इस तरह का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये घंटी बन करके आएगी, इस घंटी पर दबाना है, और जब आप इस घंटी को दबा देंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शन आएंगे जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।